प्रेजेंटेशन के माध्यम से गंगा रिवर पर क्या चल रहा है आपने विस्तार से देखा। मोदी टू गवर्नमेंट का दूसरा बजट इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें अर्थ गंगा की बात हुई है। देश की 50% आबादी वो गंगा कॉरिडोर पर बसती है और उसका जीवन में गंगा रिवर कैसे बदलाव ला सकती है, या तो गंगा रिवर में ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से क्या बदलाव होगा, उसकी इकोनॉमी में क्या बदलाव होगा, उसकी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होगा, उसको अर्थ गंगा के रूप में हम प्रमोट करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या रिवर में केवल हम वेसल्स चला रहे हैं? नहीं, वेसल्स चलाने के अलावा भी बहुत कुछ गतिविधि हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा रिवर में आज वाराणसी से हल्दिया 1400 किलोमीटर में से 900 किलोमीटर मतलब हल्दिया से साहिबगंज 3.5 मीटर ड्राफ्ट आज के दिन में सुनिश्चित है, उपलब्ध है। वहां से हल्दिया से साहिबगंज से सेकंड डेस्टिनेशन वो है साहिबगंज से पटना, और साहिबगंज से पटना तक आज 2.5 मीटर का ड्राफ्ट 2.5 मीटर वो सुनिश्चित हो गया है। और वहां से हल्दिया तक आज के दिन में 1.5 मीटर ड्राफ्ट, ज्यादातर 1.2 मीटर सुनिश्चित हो गया है। हम अगले दिनों में 1.5 मीटर उसको कर देंगे। ये ड्राफ्ट हो जाने से आज के दिन में बदलाव क्या हो रहा है और देश के अर्थव्यवस्था में और गंगा कॉरिडोर में अर्थव्यवस्था में उसका कैसे उपयोग होगा। रोड पर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, 1 टन 1 किलोमीटर 3.5 रुपीज खर्च होता है। बाय रेल करे तो 1 किलोमीटर 1 टन 2 रुपीज नियरेस्ट होता है, और बाय इनलैंड वाटरवेज या तो सी ट्रांसपोर्टेशन में 1 किलोमीटर पर 1 टन 1 किलोमीटर 1 रुपीज खर्च होता है। मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आती है। और इसलिए यहां हिंदुस्तान में सी ट्रांसपोर्टेशन ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप लोगों ने मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा। मोहेंजोदड़ो पिक्चर में हड़प्पा से धोलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना 5000 साल पुराना नगर गुजरात में कच्छ में मिला है। आज वैसा ही उसको उत्खनन करके निकाला है। आप कभी किसी को गुजरात में जाने का अवसर मिले तो उसको देखिए। उस जमाने में 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसा था देखना है तो वहां है। 5000 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी, ये नगर में 5000 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम थी। और सिटी प्लानिंग 5000 साल पहले कैसा होता था आप आज भी वहां जाके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, साइंस कितना डेवलप था। आज आप 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट से लाइमस्टोन को ट्रीट करो और उसको ग्राइंडिंग करो और उसमें से थोड़ी सी प्लाई ऐड कर दो तो सीमेंट बन जाता है, और उसकी आयुष्य होती है 100 साल, 100 इयर्स। वहां फोर्ट है और फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है, मड से। नाउ एंड टुडे ये प्लास्टर प्रेजेंट्स है। ये बताता है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। और हमारे ये सभ्यता के समय में इनलैंड वाटरवेज से, इंडस रिवर से, हड़प्पा से, मोहेंजोदड़ो से धोलावीरा तक रिवर ट्रांसपोर्टेशन चलता था। इनलैंड वाटरवेज इस जमाने में 5000 साल पहले चलता था। लेकिन आजादी के 17 साल के बाद, 17 साल के समय दरमियान ये उपेक्षित रहा, उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ। और मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके गंगा इनलैंड वाटरवेज आज हल्दिया से वाराणसी से हल्दिया 1400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर सुंदरबन रूट होके 800 किलोमीटर बांग्लादेश में प्रोटोकॉल रूट तैयार किया, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वहां जमुना बोलते हैं। वहां पर हमने उसमें 80% ड्रेजिंग का खर्च दिया, और वहां से डिब्रूगढ़ तक आसाम में 1000 किलोमीटर, कुल मिला के 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज
आज के दिन में हम उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। उसमें 1400 किलोमीटर में इनलैंड वाटरवेज ड्राफ्ट तैयार होने से क्या क्या गतिविधि हुई। आज के दिन में 700 वेसल्स, 70 लाख मैट्रिक टन कार्गो, 700 वेसल्स आज हल्दिया से साहिबगंज तक, पटना तक आज मूव करने लगा है। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है। अभी तो ये प्रोजेक्ट हमारी दृष्टि से 65% पूरा हुआ है। उसकी टाइमलाइन है उसको पूरा करने के लिए 2022 तक। लेकिन हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री उसके पीछे लगी है। मेरी अपेक्षा है कि 2021-22 के पहले, 21 के अंत में या तो 22 के फर्स्ट क्वार्टर में ये सारा इंडियन वाटरवेज 65% आज डेवलप हो, सारा पूरा हो जाएगा। और अभी 65% तक हम पहुंचे हैं। हमारा एक्सपेक्टेड है 21 लाख मैट्रिक टन कार्गो, 21 लाख मैट्रिक टन कार्गो मूव करने का है। आज 70 लाख मैट्रिक टन कार्गो तक हम पहुंच गए। 700 वेसल्स वहां अपना कारोबार करना शुरू कर दिया है। जैसे साहिबगंज एक ऐसा क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, संथाल परगना है। वहां से बांग्लादेश के पास चिप्स नहीं है, स्टोन नहीं है। वहां से स्टोन, चिप्स सभी बांग्लादेश में जाना शुरू हो गया है। इस दृष्टि से वहां कई स्टोन क्रशर आ गए, इंडस्ट्रीज लग गई। तो स्टोन क्रशर लग जाने से कई लोगों को वहां रोजगारी उपलब्ध हो गई, धंधा कारोबार सब शुरू हो गया। ऐसे वो अर्थव्यवस्था में मदद कर सकता है। जैसे यहां आपको बताया, ये रूट पर नहीं केवल हमने आइडेंटिफाई किया है कि एग्रीकल्चर स्पॉट कहां कहां है, इस सभी एग्रीकल्चर स्पॉट पर हम जेटी बना रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्पॉट कहां कहां है, सभी इंडस्ट्रियल स्पॉट पर हम जेटी बना रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां बना के उसका मूवमेंट करे, इंडियन वाटरवेज के माध्यम से सस्ता पड़ेगा, वायबल होगा। और कई ऐसे कार्गो होते हैं उसको घुमा के लाने से बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन आप इंडियन वाटरवेज से मूव कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, रोरो फेरी के माध्यम से गंगा के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना है। तो कई बार ब्रिज होगा 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर उसको घूमना जाना पड़ता है। बाद में रिटर्न उसकी सामने केवल 3 किलोमीटर ही होता है। तो उसको ये उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट को कम करने के लिए ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए आज के दिन में देखो, वाराणसी के बगल में केथा वाराणसी, वहां मैरीगोल्ड करके फ्लावर होते हैं। सारा बिहार में उसका उपयोग होता है, उसका उपयोग वाराणसी में होता है। लेकिन फ्लावर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, वो बिगड़ जाता है समय जाने से। उसको वहां पहुंचाने में 1 दिन लग जाता है, 6-7 घंटा लग जाता है, ऐसी स्थिति में बिगड़ जाता है। लेकिन इनलाइन वाटरवेज का उपयोग करने से वो बहुत स्पीडी से केथी से वाराणसी इनलाइन वाटरवेज के माध्यम से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो वाराणसी के सभी टेम्पल में उसका उपयोग हो जाता है। तो वो किसान की इकोनॉमी जनरेट करेंगे, किसान की इनकम बढ़ाएंगे, ऐसे वो अर्थगंगा में सपोर्ट करेंगे। वैसा ही गाजीपुर में बहुत बेल्ट है, मैं वहां जाके आया हूं। वेजिटेबल का बहुत अच्छी सॉइल है, अच्छी फार्मिंग है और वेजिटेबल वहां बहुत होता है। वहां डेयरी है, वेजिटेबल और एनिमल हस्बेंड्री है, तो डेयरी इंडस्ट्रीज है और वेजिटेबल्स है। ये सब वेजिटेबल्स, मैं तो वहां तक बोलता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है कि फ्रूट वेजिटेबल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंडियन वाटरवेज के माध्यम से जाए। इतना ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करना है इंग्लैंड वाटरवेज का उपयोग करके। आज सिंगापुर बड़ा मार्केट है, बैंकॉक, पटाया बड़ा मार्केट है। ये सब मार्केट में अनार जैसे फ्रूट बहुत पेरिसेबल शॉर्ट टाइम में नहीं है। ऐसे फ्रूट को अब, ऐसे वेजिटेबल को अब वहां तक ले जाते हैं, वो किसान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग करेगा। ऐसा ही हाजीपुर, पटना, हाजीपुर के इलाका है, पटना वाला इलाका है, उसमें स्थिति यह है कि पटना और हाजीपुर के बीच में रिवर है। वहां रोरो फेरी इंडियन वाटरवेज पर शुरू हो रही है। मेरी रोड सारे गंगा में हम रोरो फेरी चलाएंगे, अपनी ओर से वेसेस लाके चलाने लगे हैं। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ने भी तय किया, हम 12 वेसल्स बना रहे हैं और उसमें से 5 वेसल्स बनकर तैयार हो गए। और शायद इस समर में उसको हम रिवर में ला भी देंगे
और उसके माध्यम से हम पीपीपी मॉडल से चलाने के लिए दे देंगे, छोटी छोटी फेरी चलाएंगे, उससे लोगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ लो कि हाजीपुर से उसको बनाना ले जाना है पटना में, हाजीपुर से उसको बनाना ले जाना है कलकत्ता में, तो इंडियन वाटरवे से चला जाएगा। पटना में जाना है तो रोरो फेरी से चला जाएगा। उससे किसान की इकोनॉमी, मैं आपको बता रहा हूं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका कैसा उपयोग होगा। वैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया, ऐसा 13 स्पॉट ऐसा आइडेंटिफाई किया है, वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। और इंडस्ट्रियल क्लस्टर होने से वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वहां बनेगी, और वहां बनती है उसको उसे एक्सपोर्ट करना है, या तो उसको बेचने के लिए इंडियन वाटरवेज का उपयोग करना है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट उसकी कम होगी, कंपटीशन में वो टिक जाएंगे। इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां बहुत अच्छा होगा। अर्थगंगा में दोस्तों उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि दोनों साइड में हम फ्रेट विलेज बना रहे हैं, साहिबगंज और वाराणसी में, और हम प्राइवेट जेटी किसी को बनानी है, कोई व्यक्ति डिसाइड करेगा कि मुझे इंडस्ट्रीज लगानी है। मेरी बात आज याद रखना, अगले 5 साल में गंगा रिवर के दोनों साइड में कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की इंडस्ट्रीज जिसको स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार मंजूरी देगी, इंडस्ट्रीज आएगी। क्यों? क्योंकि वो एकदम गंगा रिवर के नजदीक 1, 2, 3, 4 किलोमीटर में लगाएंगे, वहां अपनी प्राइवेट जेटी लगा देंगे, हम जेटी की उसको परमिशन दे देंगे, जेटी लगा के वहां उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वहां से उसको एक्सपोर्ट करना है तो रेडी माल मिल जाएगा, और ये करने से उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए सारे गंगा 1400 किलोमीटर का फ्रंट, वहां 2 पोटेंशियल है, एक बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है, बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑल टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट है, फ्रूट वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने से, और नंबर ऑफ टाइप की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहां लगेगी। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो तैयार होगा कार्गो या तो माल तैयार होगा, वो इंडियन वाटरवेज के माध्यम से देश के कोई कोने में भी पहुंचा सकेगा, और देश से वो एक्सपोर्ट करना है तो भी उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि आज के दिन में, आज देश में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमें बैलेंस करना है, तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट आज हमारे जीडीपी के सापेक्ष में इंडिया की 14%, दुनिया की एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट है 9%, मतलब आज 5% हम दुनिया से महंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में किसी ने यहां से एक्सपोर्ट किया और दुनिया के कई देश ने एक्सपोर्ट किया, तो उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा, तो इंडियन एक्सपोर्टर को 5% प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी ज्यादा है। रोड आज कंजस्टेड है, रेलवे आज कंजस्टेड है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपको कम करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करो और दूसरा इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करो। इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग में आज 20-25% पर ईयर ग्रोथ हो रहा है, और अगले दिनों में यही ग्रोथ को जारी रखते हुए हम हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10%, देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% लानी है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ये केवल बाय रोड से या तो बाय रेल से वेसल चलती है तो उसमें कार्गो डाइवर्ट होता है, केवल वेसल्स नहीं चलती है, वहां से कार्गो डाइवर्ट होता है, मतलब रोड और रेल का कंजेशन कम होता है। रोड और रेल का कंजेशन कम होना मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक कम हुआ, इतना ही नहीं, पोल्यूशन कम हुआ, 3-4 तरह से। इतना ही नहीं, उससे हमें और ज्यादा रोड बनाना है तो इंडियन वाटरवेज डेवलप हो गया, तो रोड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता नहीं होगी, तो किसान की लैंड बचेगी। लाखों लोगों को ये गंगा अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करेगी, लाखों लोगों को रोजगारी का अवसर देगी, लाखों लोगों को, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को बनाने में, बिजनेस को डेवलप करने में, या तो बिजनेस को वायबल करने में ये गंगा उसको अपॉर्चुनिटी देगी। इस दृष्टि से गंगा कार्गो जनरेट नहीं करती है, गंगा में कार्गो नहीं होता है, कार्गो तो आता है वेसल्स में। इस दृष्टि से उसका महत्व है। और आज जो यहां बताया
हम हमारे पड़ोसी देश को भी मदद कर रहे हैं, बिम्स्टेक कंट्री को, सभी को मदद कर रहे हैं। आज हमने यहाँ इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से नेपाल को कनेक्टिविटी दे दिया, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। वो डायरेक्ट साहिबगंज से जुड़ जाएंगे, वो डायरेक्ट कालू घाट से जुड़ जाएंगे, वो डायरेक्ट वाराणसी से जुड़ जाएंगे। वैसा ही बांग्लादेश के साथ हम इनलैंड वाटरवेज से सीधा जुड़ गए हैं। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, लेकिन चौथी कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी भी हमने स्थापित कर दी है। आज हमने चट्टोग्राम पोर्ट, मोंगला और चट्टोग्राम दोनों पोर्ट डेवलप करने में हमने सहयोग किया है। चट्टोग्राम से डायरेक्ट यहाँ से बाय सी चट्टोग्राम और चट्टोग्राम से बाय रोड नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक हमारी कनेक्टिविटी सुनिश्चित आज के दिन में हमने कर दिया है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आज ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल, नॉर्थ ईस्ट में मैं गया था नागालैंड, मैंने वहाँ पाइनएप्पल खाया, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सब उसमें शुगर डाली होगी, तो मैंने कहा जाके देख। उन्होंने कहा नहीं साहब, शुगर नहीं डाली, इतना टेस्टी है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, उसकी सॉइल मिनरल्स वाली है। और ये फ्रूट, वहां का वेजिटेबल, वहां का फ्लावर, वहां जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो देश के अन्य पार्ट में आके उसका अच्छा मार्केट की अपॉर्चुनिटी इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध होगी। उनकी रिक्वायरमेंट है, ग्रेन्स ये उनकी रिक्वायरमेंट है, और नमक उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आज वो बाय रेल कार्गो से जाता है, रेल कई जगह पे पहुंचती है, कई जगह पे नहीं पहुंचती है। चट्टोग्राम से बाय रोड हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस दृष्टि से इनलैंड वाटरवेज अगले दिनों में इंडिया की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। इस दृष्टि से आपको ब्रीफ करना था कि इनलैंड वाटरवेज में अर्थगंगा का कंसेप्ट हमारा क्या है। इस दृष्टि से अर्थगंगा के माध्यम से देश के 50% हिस्सा उसको सशक्त करना है, उसको आर्थिक दृष्टि से कैपेबल करना है, आर्थिक गतिविधि बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है, पॉल्यूशन कम करना है, ट्रैफिक कम करना है, और सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करना है। इस दृष्टि से अर्थगंगा की भूमिका अगले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।